हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 5 चला हमारा बिजनेस अर्थमेटिक और आज इसकी हमारे पास फोर्थ क्लास। इसकी एक और क्लास आएगी और पार्ट 5 हम चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, बहुत ही मजेदार है और इस चैप्टर पे शॉर्ट शॉर्ट 10 नंबर का आने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जो भी आपके संग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा है उसके संग इस वीडियो को शेयर कर देना। अच्छा, एक बात तो बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। तो इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर, उसके आने वाली सारी वीडियोस और आने वाला 6 चैप्टर आपको एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैं बताऊं तो हमने कंप्यूटेशन और वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक कर लिया था और आज जो हमारा मेजर फोकस रहेगा बच्चों कौन से टॉपिक पर रहेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल और ईओक्यू वाले टॉपिक पर रहेगा और आज इसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में बस वो छोटा सा टॉपिक बचेगा वो हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बच्चों आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों ये दोनों ही टॉपिक अलग हैं लेकिन दोनों ही टॉपिक रिलेटेड। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं भाई इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। बच्चों इन्वेंट्री का मतलब अलग नजरिए से बात करें तो बहुत अलग नजरिया होता है, लेकिन अपने को किस में मतलब रखना है, अकाउंट्स के टर्म में मतलब रखना है क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर आ जाओ, अकाउंटिंग जार्गन मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब क्या है, वो सारी चीजें जो बिजनेस द्वारा ओन करी जाती है, जो भी चीज बिजनेस की है वो बिजनेस की क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कहलाएगी। जिस भी चीज का बिजनेस मालिक है वो क्या हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है। भले ही वो बिजनेस हमारे, वो सामान हमारे पास पड़ा हो या हमने किसी और के पास रखवा दिया हो, वो हमारी इन्वेंट्री कहलाएगी। और एक बात और, हमारी प्रीमाइसेस में किसी और का सामान पड़ा है तो बच्चों वो हमारी इन्वेंट्री नहीं है। लॉजिकली भाई जिसके मालिक है उसी को तुम्हारा इन्वेंट्री का कहलाएगा, किसी और की है तो क्यों कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पर हम जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो इन्वेंट्री को, स्टॉक को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मतलब अपने को पता लग गया, ओके। अब बात करते हैं बच्चों कंट्रोल का। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमारी चीजों हमारे कंट्रोल में है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है। कंट्रोल का मतलब क्या है, चीज हमारे कंट्रोल में है, मतलब ये जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है, एक्सपेक्टेड जैसा हमारा बिहेवियर है वैसा ही चीजें हो रही है। क्या ये चीज क्लियर हो गया। वही बात यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, थिंग्स अंडर कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या जैसा हम बिहेवियर चाहते हैं वही चीजें हो रही। और हम बात करें इन्वेंट्री को लेके हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो इन्वेंट्री को लेके हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए कि सिंपल वर्ड्स में हमारे पास सामान की कमी ना पड़ जाए। अगर हमको सामान की जरूरत है तो हमारे पास सामान हो, अगर कस्टमर को सामान की जरूरत है तो कस्टमर को सामान दे दे। कभी भी डिमांड और सप्लाई में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये हम कंट्रोल करते हैं, किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर कंट्रोल करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान के चलो हमको प्रोडक्शन करना, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो टाइम बर्बाद होगा। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, हमने प्रोडक्ट बना के नहीं दिया तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा लॉस है। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई में कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब यहां से एक सवाल आ जाता है कि सर चलो ठीक है, कस्टमर को बनाकर देना तो हम कहीं से मंगा कर दे देते हैं, तो बच्चों को कहीं से और मंगा के देंगे तो अपना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन एक और है कि सर जब हम प्रोडक्शन करें हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हम पहले से सब कुछ मंगा के रख लेते हैं, स्टॉक ही लार्ज क्वांटिटी में बाय कर लेंगे। तो बच्चों जब सारा ही स्टॉक सामान इकट्ठा बाय, लार्ज क्वांटिटी बाय कर लेंगे तो अपने को क्या होगा, नुकसान नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा उसके अंदर कि जब तक वो बनेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, तब तक पैसा नहीं आएगा। मतलब ये कि अपने को डिमांड और सप्लाई में भी ध्यान रखना है, एट द सेम टाइम अपने खर्चे को भी क्या करना है, मिनिमाइज करके चलना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक अच्छा बिजनेसमैन क्या है, जो कस्टमर को खुश रखे, एम्प्लॉय से सारा काम भी करवा ले और खर्चा कम से कम हो। ये बात क्लियर हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं हम कंट्रोल। तो वही बात यहाँ पे दे रखी है कि डिमांड और सप्लाई में टाइम का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदें, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे तो अपना खर्चा ज्यादा होगा। हम क्या चाहते हैं कि लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में हमारा काम हो। तभी तो नया कॉन्सेप्ट बना हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, सस्ता। जैसे बिजनेस में वो फ्लाइट में नहीं होती इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास का मतलब होता है सबसे सस्ती क्लास। लेकिन ईओक्यू पे जाने से पहले या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जाने से पहले अपने को कुछ बातें समझने को आनी चाहिए, ठीक है।
क्या क्या दे रखा है, आइटम्स दैट मेक अप द इन्वेंट्री, मतलब कौन कौन सी चीजें बनकर इन्वेंट्री हमारी बनती है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड या फिर SKU कोड। अब इसका मतलब क्या होता है, अब बच्चों आपने कभी देखा है जब भी आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करो तो बार कोड से स्कैन करते हैं ना। तो मतलब क्या होता है, हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का अपना एक अलग कोड होता है, जिससे हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सा प्रोडक्ट कौन सा है। अच्छा, मोबाइल तो आपके पास होगा जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप होगा। मोबाइल का क्या होता है, IEMI नंबर, मतलब उसका यूनिक नंबर होता है, हर मोबाइल का होता है कि नहीं होता। तो उससे आपको पता लग जाता है ये मोबाइल किसका है। तो हर एक इन्वेंट्री को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए उसका हम एक यूनिक कोड देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, SKU कोड, जो कि अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में होता है। इसको हम बार कोड या फिर RIFD कोड भी कह सकते हैं। देखो क्या दरकार है, each and every item in the inventory is to be identified with a unique code, जो इससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है, चाहे वो साइज हो, कलर हो, वेट हो, या कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो SKU कोड किसका होता है, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का होता है। तो ये MCQ बन सकता है कि SKU कोड किससे मिलकर बनता है, ओनली न्यूमेरिक, ओनली अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, मेन जो अपने पास आंसर है ये SKU की डेफिनेशन क्या है। SQ is a very basic unit for data collection and further manipulation of deriving meaningful statistics and decision making. Barcode, RFID tags are used in SKU. अब क्या लाइन लिखी थी इसके अंदर, मतलब ये SKU से हम डेटा निकालते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उससे अपन को इंफॉर्मेशन पता लगती है और फिर हम डिसीजन ले पाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, मोटले क्राउड। मोटले क्राउड का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट जो सब चीजों से मिलकर बनी होती है, उसके हम क्या बोलते हैं, लिस्ट, मोटले क्राउड। अब इन्होंने क्या दे रखा है, जब भी हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल आ जाता है, पैकिंग मटेरियल आ जाता है, स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं, सेमी फिनिश गुड्स आ जाते हैं, फिनिश गुड्स आ जाते हैं, कंज्यूमेबल आइटम जिसको हम यूज कर लेते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती है, एक इन्वेंट्री की लिस्ट बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, मोटले क्राउड बनता है। क्लियर हो गया, ओके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है स्पेस। अब स्पेस का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, अब कोई भी चीज आती है तो उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, कोई चीज महंगी है तो इसका मतलब नहीं वो ज्यादा स्पेस घेरेगी, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज सस्ती है तो इसका मतलब वो कम स्पेस घेरेगी। अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड छोटे से आते हैं लेकिन क्या जेब में आ जाएंगे, उसमें स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, लैपटॉप की, तो वो डायमंड के मुकाबले तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन उसमें स्पेस कंपेरेटिवली ज्यादा चाहिए। तो वही बात यहाँ पे दे रखी है। तो अपने को एक ऐसा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाना है जिसमें हम ये सारी बातों का ध्यान भी रखें। क्लियर हो गया, पक्का, हाँ जी। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस। हो सकता है कुछ चीजें सस्ती हो सकता है कुछ चीजें महंगी हो, बस इतना सा पॉइंट है और कुछ नहीं। बच्चों ध्यान रखना, वो लिखा हुआ नॉट ऑल SKU हैज द सेम वैल्यू। इसके बाद वाली लाइन को इग्नोर कर देना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। अगला पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लीड टाइम का बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है, कोई भी काम करने में आपको कितना टाइम लगता है, वेटिंग टाइम इसको कह सकते हो, उसको बोलते हैं लीड टाइम। जैसे मान के चलो मैंने कोई सामान ऑर्डर किया और ऑर्डर से सामान डिलीवर होने तक कितना टाइम लगता है, उससे हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। ये बात समझ में आई, जैसे हमने जोमेटो में ऑर्डर किया, वो दिखाता ना एक्सपेक्टेड टाइम हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, तो ये क्या लीड टाइम। सिमिलरली अगर मैं बिजनेस की बात करूं, मैंने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया है, तो वो कितने दिन में, कितने घंटों में मेरे पास आ रहा है, उसके हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। और लीड टाइम क्या फिक्स होता है, नहीं, लीड टाइम हर पल, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो देखिए दे रखा है, लीड टाइम टू मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर एन आइटम डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। जैसे कि रॉ मटेरियल कौन सा है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, स्केड्यूलिंग कितना है, हाँ भाई डिस्टेंस कितना है दो सिचुएशन के बीच में। क्लियर हो गया, ओके। अगला हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड एंड मेड टू ऑर्डर। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या फिर स्पेशली बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं, वो चेयर लेकर आनी है, तो एक चेयर होती है जो बाजार में बिकती है, हर दुकान पे सेम चेयर मिल जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की है तो यस, तो उसके लिए अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो सस्ती भी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं कुछ स्पेशल एक चेयर बनवा रहा हूं तो वो कहीं दुकान पर मिलेगी, नहीं मिलेगी। स्पेशली मैंने ऑर्डर देकर बनवाई है, वो कंपेरेटिवली बाकी के मुकाबले महंगी भी होगी। ये समझ में आ गया, और वो हर जगह से बन जाए ऐसा जरूरी है, द आंसर इज नो। क्लियर हो गया, ओके। तो क्या दे रखा है, कुछ इन्वेंट्री जो होती है आसानी से सब्सिट्यूट कर सकते हो, कहीं और से भी ला सकते हो,
क्योंकि वो हर दुकान में मिल जाती है। कुछ चीजें होती हैं जो स्पेसिफिकली आप ऑर्डर देके बनवाते हो, तो इसलिए उसको मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? ओके। अगला बच्चों हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है? सीजनैलिटी ऑफ सप्लाई। सीजनैलिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें होती हैं जो कभी ही एक सीजन में मिलती हैं, हर सीजन में वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, वो लिखा हुआ है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो वो सीजनल फैक्टर में ही मिलेगा। इसलिए आपको पता है कोल्ड स्टोरेज का यूज होता है कि वो संभाल के रखते हैं और जब दूसरा सीजन ऑफ सीजन आएगा उसके अंदर वो सामान बेचते हैं। ठीक है, लो अगले पॉइंट में भी उन्होंने घुमा फिरा के वही बात बोलती है, डिमांड नॉट यूनिफॉर्म नॉट प्रेडिक्टेबल। अब आपने सामान बना लिया, ठीक है, सामान आपने बना लिया, लेकिन मान के चलो उसकी डिमांड नहीं है। ठीक है ना, समझ लो ना, मान लो उसकी डिमांड नहीं है, मान लो स्कूल एंड हो गया, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया स्कूल ओपनिंग। मान के चलिए आपकी यूनिफॉर्म की दुकान है और यूनिफॉर्म की दुकान आप सितंबर अक्टूबर में ओपन कर रहे हो, तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म कब खरीदी जाती नॉर्मली? अप्रैल या मार्च या मई में, जब स्कूल की शुरुआत होती है। अक्टूबर नवंबर में बहुत ही रेयरली कोई पर्सन होगा जो उसको खरीदेगा। तो आपकी टाइमिंग भी सही होनी चाहिए, उस समय आपको डिमांड नहीं आएगी। हो सकता है किसी वेदर की वजह से कोई डिमांड ना आ रही हो। जैसे अगर बात करूं नवरात्रि की बात करूं, तो नवरात्रों में नॉन वेज की जो बिक्री होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर डेज। तो इसलिए अपने को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है? वो प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा। तो अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, फ्रूट की, फ्लावर्स की, ये पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी बेकार हो जाते हैं, इसलिए उनको हमको स्पेशली स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज में या फिर फ्रीजर में। इसमें अपना पैसा भी खर्च होता है। कुछ चीजें होती है जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, जैसे हमारे पैकेट्स फूड होते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। मेडिसिन होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। तो इसमें अपने को खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ता उनको स्टोर करने में। जो कोल्ड स्टोरेज वाले उसको तो फ्रिज में पैसा चाहिए, फ्रिज में पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजों में खर्चा नहीं होगा। हाँ जी, अगला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? सेफ्टी एस्पेक्ट। सेफ्टी एस्पेक्ट का बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि कुछ चीजों को आपको सेफली रखना पड़ता है, अदरवाइज वो हजार्डियस हो सकते हैं, अदरवाइज उसको नुकसान क्रिएट हो सकता है, जैसे कि आग लग सकती है, किसी पर्सन की जिंदगी में बाढ़ आ सकती है। तो आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है और उनके लिए भी आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है चीजों को स्टोर करने में। ठीक है, ऑब्सोलेंस लास्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आता है? ऑब्सोलेंस। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। क्या मतलब है यहाँ पर? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ गई तो पुराने प्रोडक्ट्स की जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी और वो बिकेंगे ही नहीं। क्या ये चीज क्लियर हो गया? वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती है ऑर्डर देते समय, ऑर्डर को ध्यान करते समय। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? पक्का? वेरी वेरी गुड। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको यहीं तक ही रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको क्या करा दूंगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करा दूंगा। वो भी छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक।